ओके, पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ चुके थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में और सभी चीज़ें उसके बारे में हमने जान ली थी। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यानी कि प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। और सुनिए ध्यान से कि प्रजनन तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो सुनिए आप लोग, अपनी प्रजाति को, किसी भी जीव के द्वारा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना या फिर लुप्त होने से बचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहा जाता है प्रजनन क्रिया। और इससे संबंधित अंगों को या सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जीव जंतु प्रजनन जनन करते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर पढ़ना किसके बारे में है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो आपकी हेडिंग होगी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो किस ग्रुप का प्राणी है। किस ग्रुप का प्राणी है? अगर हम संतानों के आधार पर देखें तो दो ग्रुप होते हैं, एक होता है विविपोरस और एक होता है ओविपोरस। देख लीजिए, विविपोरस और दूसरा ग्रुप हो गया आपका ओविपोरस। ओके, ठीक है, विविपोरस का मतलब होता है एग ना रिप्रोड्यूस करके, यानी कि एग का जनन ना करके सीधे सीधे बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि एग को ना रिप्रोड्यूस करके सीधे सीधे यहां पर बेबी रिप्रोड्यूस किया गया। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ह्यूमन के द्वारा एग का तो रिप्रोड्यूस नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। किसका होता है? तो आपका आंसर होगा बच्चे का होता है। और अगर बेबी को रिप्रोड्यूस करेगा ह्यूमन तो वह विविपोरस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओविपोरस की अगर बात की जाए तो यह एग रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आप सीधे सीधे जान लीजिए, विविपोरस ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी जो बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं वे विविपोरस के अंतर्गत आ जाएंगे। ओविपोरस की बात करते हैं अगर हम, तो वे प्राणी जो एग रिप्रोड्यूस करते हैं वे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ओविपोरस के अंतर्गत। ठीक है ना, इतनी बातें आप फटाफट नोट करिए और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर बात की जाए ह्यूमन की तो ह्यूमन कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं। मनुष्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक लिंगी होते हैं। मतलब कि क्या हो गया? एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या आप कहेंगे मनुष्य एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब या तो मेल बॉडी होगी या तो फीमेल बॉडी होगी। ओके, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन कैसे होते हैं या कैसी सेक्स प्राणी होती है उनकी, तो आपका आंसर होगा एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल। ओके, ठीक है ना। अब जैसे मेल बॉडी मतलब मेल के शरीर में या फीमेल के शरीर में या मनुष्यों के शरीर में कह लिया जाए तो एक ही तरह के सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। एक ही तरह के सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, मतलब कि
केवल एक ही प्रकार का, अगर हम मेल की बात करें तो केवल एक ही प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या फिर फीमेल की बात करें तो एक ही प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन होगा, ठीक है ना। और देखिए ह्यूमन की और क्या क्वालिटी है देखते चलिए आप, गुण ह्यूमन के, ठीक है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ओके। इसका मतलब हो गया यौन द्विरूपता। क्या मतलब हो गया इसका? यौन द्विरूपता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं भाई ह्यूमन। इसका मतलब हो गया कि मेल और अगर हम फीमेल की बॉडी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की जो बॉडी की बनावट है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब एक वयस्क पुरुष को या एक वयस्क महिला को आप देखकर बता सकते हैं कि ये पुरुष है या महिला। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला लिखिएगा रिप्रोडक्टिव इवेंट, हेडिंग डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग चलेगी अब आपके यहां से। लिखिए रिप्रोडक्टिव इवेंट, हेडिंग पड़ेगी रिप्रोडक्टिव इवेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिए जनन के चरण, जनन के चरण, ये आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इवेंट यानी कि जनन के चरण। इवेंट की जगह पर आप चाहें तो रिप्रोडक्टिव स्टेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज कह लीजिए या इवेंट कह लीजिए या फिर जनन के चरण कह लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो सुनिए, किसी भी मनुष्य में या मेल में या फिर फीमेल में जनन के चरण कब से स्टार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट कब से स्टार्ट होते हैं, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था के समय, किशोरावस्था में या फिर किशोरावस्था के बाद, ठीक। किशोरावस्था में या फिर किशोरावस्था के बाद, ठीक। तो किशोरावस्था क्या होती है, 13 से जो 14 वर्ष की आयु होती है वो होती है किशोरावस्था। मतलब जनन के चरण की स्टार्ट कब से हो जाता है, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था से ही। या फिर आप कह सकते हैं किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं प्यूबेरी। क्या कहते हैं किशोरावस्था को इंग्लिश में? प्यूबेरी, ओके, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई मैरिज की उम्र जो गवर्नमेंट ने रख रखी है वो महिलाओं के लिए 18 साल है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्स करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, ठीक है। 14 से 15 वर्ष की आयु में जो किशोर होते हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाते हैं, बट उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक जो उम्र निर्धारित की है शादी की वो 18 वर्ष लड़कियों के लिए और मेल के लिए 21 इयर्स की है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अगली हेडिंग डालेंगे आप। हम रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है ना। और रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंतर्गत पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी गैमेटोजेनेस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ओके। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए युग्मक जनन, युग्मक, इसको हिंदी में कहेंगे दोस्तों युग्मक जनन, ठीक। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जनन चरण की बात कर रहे हैं मनुष्य के। तो मनुष्य के जनन चरण में पहला चरण क्या होगा? युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस।
बात समझ में आ गई है। तो पहला चरण क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, पहले तो देखिए गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ने जा रहे हैं, और ये होता क्या है, इसमें दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं। अब गैमेट्स क्या चीज होते हैं, देखिए आप ध्यान से, जैसे कि ह्यूमन एक पुरुष है और एक महिला, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक। मेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर होगा स्पर्म, ओके। फीमेल ओवम, ओवम, ठीक। फिर से सुन लीजिए, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, ठीक है ना। क्लियर हो रही बातें। अब सुनिए ध्यान से, ये जो मेल का स्पर्म है ये मेल गैमेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल गैमेट्स, ठीक, मेल गैमेट, ओके। और ये जो ओवम है ये कहलाएगा फीमेल गैमेट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे स्पर्म का मतलब होगा शुक्राणु, शुक्राणु, और ओवम का अर्थ होगा यहाँ पे अंडाणु, ठीक। क्लियर, बात समझते चलिए आप लोग। फिर से सुन लीजिए, गैमेटोजेनेसिस, दो टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल क्या प्रोड्यूस करती है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर होगा स्पर्म। और स्पर्म किस प्रकार का गैमेट है, तो आप कहेंगे मेल गैमेट है। एफएम यानी कि आपका फीमेल किस प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो आप कहेंगे ओवम। इसको आप क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमेट, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। गैमेटोजेनेसिस एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो गया बनना, फॉर्मेशन माने क्या हो गया, बनना। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक, स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल बॉडी, इन मेल बॉडी, मतलब कि पुरुष शरीर के भीतर स्पर्म का बनना या शुक्राणु का बनना। क्लियर, ठीक है। और देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल बॉडी, यानी कि महिला के शरीर के भीतर अंडाणु का या अंडों का बनना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। क्लियर, आइए इसको मिटाएं। चलिए, पहला चरण हम जान गए हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। दूसरा चरण अब आप हेडिंग डालेंगे इंसीमिनेशन, हेडिंग पड़ेगी आपकी इंसीमिनेशन, इंसीमिनेशन, ओके। इंसीमिनेशन को देख लीजिए आप लोग, हिंदी में कहते हैं वीर्य संचय। क्या कहते हैं, वीर्य संचय, वीर्य संचय, ठीक। इंसीमिनेशन ये हो गया दूसरा चरण। हमने पहला चरण जान लिया क्या होता है, ये हम जानेंगे दूसरा चरण, जिसका नाम है इंसीमिनेशन, या फिर हिंदी में आपने कहा वीर्य संचय, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ मेल sperm into the, transfer of male sperm into the female, into the female gamete, into the female gamete, ठीक। गैमेट की स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, GAMITE, ठीक। ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म इनटू द फीमेल गैमेट, ओके।
या आप कह सकते हैं मेल स्पर्म को फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर पहुंचाना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा इंसीमिनेशन। ओके, क्लियर हो रही है बातें? ठीक, आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्त्रियों के जनन अंग में पुरुष के शुक्राणु का पहुंचाया जाना। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब चौथा आपका होगा या नेक्स्ट वन जो भी है, लिखेंगे आप फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे आप? फर्टिलाइजेशन। हेडिंग डाल लीजिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन, ठीक। फर्टिलाइजेशन ये आपका हो गया तीसरा चरण, ठीक। सीधे सीधे जान लीजिए आप, निषेचन मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना। सीधे सीधे अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ आपको, तो स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका आंसर एक ये भी हो सकता है कि फ्यूजन। फ्यूजन माने होता है मिलना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि एक पुरुष और महिला का सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। और ये होता कहाँ पे है? निषेचन की क्रिया होती कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा फीमेल सेक्सुअल, सेक्सुअल माने जनन लिख सकते हैं आप, सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि इस तरह लिख लीजिए, इनसाइड द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, मीन्स फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन के भीतर कौन सी क्रिया होती है? तो आपका आंसर होगा निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब सुन लीजिए ध्यान से, यहीं पे एक चीज और क्वेश्चन बन जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तब आपका आंसर होगा जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है तुरंत बाद? तो आपका आंसर होगा जाइगोट। जाइगोट को आप हिंदी में कहेंगे युग्मनज, ठीक। यानी कि निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है, तब आपका आंसर होगा युग्मनज या फिर जाइगोट, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं अपनी। इनप्लांटेशन, हेडिंग डालिए इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन, ठीक है। इनप्लांटेशन को आप लोग हिंदी में कहेंगे अंतःरोपण। अंतःरोपण, अंतःरोपण, ठीक। इसको आप लोग कह लीजिए इनप्लांटेशन या फिर अंतःरोपण, ठीक है ना। इसमें होता है दोस्तों, जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? तो आपका आंसर होगा एम्ब्रॉयो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रॉयो बनता है। देख लीजिए, इनप्लांटेशन हमने जाना कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। सीधा सीधा इनप्लांटेशन में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है, तो आपका आंसर होगा एम्ब्रॉयो में, ठीक है। मतलब इम्प्लांटेशन में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जाइगोट बदलता है किसमें? एम्ब्रॉयो में। एम्ब्रॉयो का मतलब होता है अपरिपक्व भ्रूण। क्लियर हो रही बातें? मतलब कि जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका आंसर होगा भ्रूण में। और इनप्लांटेशन की क्रिया भी कहाँ होती है, तो आप कहेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के भीतर। क्लियर? फीमेल बॉडी के भीतर, ओके, ठीक है ना।
अब सुनिए, एम्ब्रायो होता कहाँ पे है? एम्ब्रायो ठीक है फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन एम्ब्रायो होता कहाँ पे है, ये भ्रूण किस जगह होता है? तो आप देखेंगे, सुनिए, एम्ब्रायो गर्भाशय की दीवारों से, गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। एम्ब्रायो कहाँ जाता है? तो आपका आंसर होगा एम्ब्रायो गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। क्लियर हो रहा बात? और आप गर्भाशय की दीवार को कह सकते हैं, इंग्लिश में पूछ लो कोई आपसे तो आप कहेंगे यूटेरिन, यूटेरिन वॉल। ठीक, फिर से सुन लीजिए, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो क्या होता है? तो अपरिपक्व भ्रूण होता है। अपरिपक्व भ्रूण कहाँ जाके चिपक जाता है? तो आपका आंसर होगा गर्भाशय की दीवारों से, या फिर कह सकते हैं आप यूटेरिन वॉल से। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। और इम्प्लांटेशन हो कहाँ पे रहा है? तब आपका आंसर होगा फीमेल बॉडी के भीतर हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें जान ली हैं? गैमेटोजेनेसिस पहला चरण, दूसरा चरण हमने जाना इंसीमिनेशन, तीसरा चरण हमने जाना फर्टिलाइजेशन, और चौथा चरण हमने जाना इम्प्लांटेशन। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं और जानते हैं अगले चरण के बारे में। चलिए, जेस्टेशन लिखिए, जेस्टेशन, जेस्टेशन। ओके, जेस्टेशन को हिंदी में कहा जाता है गर्भ की अवधि, यानी कि गर्भावधि। ओके, ये हो गया पांचवा चरण। ठीक है, इम्प्लांटेशन जब हो चुका है तो उसके बाद, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो चुका है, उसके बाद कौन सी अवधि आएगी? तो आपका आंसर होगा गर्भावधि या फिर जेस्टेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है भ्रूण का विकास। क्या होता है? भ्रूण का विकास। और भ्रूण को मैंने बताया था कि इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रायो। क्या कहते हैं? एम्ब्रायो मीन्स दैट एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ओके, तो एम्ब्रायो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट किस स्टेज में या किस चरण में होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? जेस्टेशन। ओके, और सुन लीजिए, और क्या होता है? अगर भ्रूण का विकास हो रहा है तो भ्रूण का विकास कैसे होगा? माता की नाभि से लगी हुई एक नली होती है जिसका नाम है आंवल या फिर प्लेसेंटा। ठीक है, वो जाके बच्चे की नाभि से जुड़ जाती है, यानी कि भ्रूण से जुड़ जाती है, और पोषक तत्व इसी के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचते रहते हैं, तभी भ्रूण का लगातार विकास होता है। मतलब कि इसी अवधि के दौरान प्लेसेंटा का भी विकास होगा। क्लियर? प्लेसेंटा डेवलपमेंट। ओके, तो जेस्टेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं? पहला हो रहा है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, दूसरा क्या हो रहा है? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा देखिए, अब नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट हो गया आपका पार्ट्यूशन। क्या हो गया? पार्ट्यूशन। पार्ट्यूशन मीन्स होता है इसका प्रसव। ठीक, और इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का जन्म, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, ये थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ चरण। ठीक है ना? कितने चरण हो गए? फिर से हम एक बार देखते हैं। पहला चरण मैंने आपको बताया गैमेटोजेनेसिस। ठीक, दूसरा चरण बताया इंसीमिनेशन। ठीक, तीसरा चरण बताया मैंने आपको फर्टिलाइजेशन, चौथा चरण बताया इम्प्लांटेशन, पांचवा चरण बताया
जेस्टेशन, और सबसे लास्ट चरण बताया मैंने आपको पार्स्यूरेशन, जिसका मतलब हो गया प्रसव। ओके, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्न पे हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जय हिंद, जय भारत।